Okay, so today myself Apurupa Guho, today I have to discuss on chemical kinetics and that is very important from physical chemistry. आज हम chemical kinetics का फर्स्ट वाला जो लेक्चर है वो मैं शुरू करूँगा, उसके बाद एक एक करके हम और भी डीपर में जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. सो नाउ वी हैव टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर याद रखना, देयर मस्ट बी टू टर्म्स इज देयर. वन इज थर्मोडायनेमिक्स, अदर इज काइनेटिक्स. सो थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या है? कोई भी सोचो, एज फॉर एग्जाम्पल देयर मस्ट बी सम रिएक्शन इज देयर. सपोज A to B, that should be from, okay, I think slide show from current slide. Okay, एक मिनट. Okay, now I have to start. So A to B, A to P, that should be produced. Okay, so here you see that is A to B that should be produced. So this is the one kind of reaction. Okay, so A is the reactant, B is the product, right? So thermodynamics said what? Said that is the reaction can be happen or not. रिएक्शन होता है या नहीं होता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है. द पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी आप बोलो या फिर मैथमेटिक्स में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी बोलो, तो वो डिटरमाइन करता है थर्मोडायनामिक्स. ओके, सपोज एज फॉर एग्जांपल जो आप रिसर्च करोगे, सोचो एज फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग सम रिसर्च और यू आर हैविंग सम डिसर्टेशन और यू आर हैविंग सम प्रोजेक्ट और सपोज दैट. तो आप कुछ A प्लस बी कुछ दे रहे हो, उसके लिए कुछ C और D कुछ प्रोड्यूस होगा, ठीक है. सपोज A प्लस बी दैट शुड बी रिएक्ट टू ईच अदर टू प्रोड्यूस C प्लस D. ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स शो द रिएक्शन होगा या नहीं होगा, द रिएक्शन दैट शुड बी हैपन और नॉट, द पॉसिबिलिटी दैट शुड बी डिटरमाइंड बाय थर्मोडायनेमिक्स. दैट इज द फर्स्ट वन. ओके, सेकेंड वन दैट इज रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी मतलब कुछ कुछ रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जा सकता है. जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन देयर मस्ट बी बोथ ऑफ द डायरेक्शन कैन बी हैपन, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सपोज A and B, there must be, this is forward reaction that is KF and this is backward reaction that is must be KB. Okay, so this is a kind of reversible reaction. Okay, so this type of reversible reaction, the reversibility that should be also determined by thermodynamics. मतलब कब आपका कहाँ पर जाना है, जैसे लास्ट सर्टिलिया प्रिंसिपल जो बोलता है उसको बेस करके हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, कितना एक्सटेंट में वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, कहाँ पर वो स्पीड अप होने का चांस होगा, सब चीज़ दैट शुड बी थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स. ओके, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन बोला गया है, पर रिएक्शन नहीं होगा, ये आपका होगा रिएक्टेंट. एक होता है आपका रिएक्टेंट और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, ठीक है. इसके ऊपर बेस करके कभी कभी हम हीट का जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो भी हम कभी कभी डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो बेसिकली बेस्ड ऑन रिएक्टेंट स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, ठीक है. तो अगर आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल हो नॉर्मली, तो तभी आपका रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है. तो ये जो जितना चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स, एक बोलता है रिवर्सिबिलिटी के बारे में बोलता है, एक बोलता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी के बारे में बोलता है, और दूसरा बोलता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा. जैसे यहाँ पर बोला गया है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट दैट एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट शुड बी रिएक्ट टू प्रोड्यूस अल्टीमेटली वाटर, दैट इज दिस हाइड्रोजन एंड O2 दैट शुड बी प्रोड्यूस वाटर, थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स. बट ये जो रिएक्शन है ये कितना एक्सटेंट में मतलब कौन सा रेट में रिएक्शन होगा, मतलब स्लो में होगा या फिर फास्ट होगा, दैट द रिएक्शन दिस H2 plus O2 plus H2 plus O2 that should be react to each other to produce water, right? So these things can be determined by thermodynamics. Okay, but how much rate
in slow or in fast, that should be determined by kinetics. जो रेट का बात है, this rate is related to kinetics. काइनेटिक के साथ ज़्यादा रिलेटेड है. तो काइनेटिक्स प्रेडिक्टेड अबाउट बाय रेट. ठीक है, काइनेटिक्स ज़्यादातर केस में रेट को डिटरमाइन करता है. मतलब आपका कोई भी रिएक्शन है वो होगा या नहीं होगा, वो चीज़ थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट करता है. पर वो कितना जल्दी होगा या फिर कितना स्लो होगा, दैट शुड बी डिटरमाइंड बाय काइनेटिक्स. ओके, दैट इज़ द डिफरेंस. हम लोगों को दोनों चीज़ याद रखना पड़ता है. एक होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का डिफरेंस, दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स का डिफरेंस, एंड तीसरा होता है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंस. अगर ये जो तीनों डिफरेंस होता है, अगर आपको क्लियर कट पता हो तो आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट को एक के साथ दूसरे को कोरिलेट करके आप बोल सकते हो. ठीक है, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम काइनेटिक्स करके उसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स करवा देंगे. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एक बात है जो मेरा बीएससी में ही मैं उतना नहीं पढ़ा, एमएससी में भी मैं उतना नहीं पढ़ा, पर एमएससी के बाद मैं जब यूट्यूब करा रही हूँ तो उसके थ्रू मैंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू किया, और वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स अब मुझे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, that is I never read in my academic life so much about statistical thermodynamics, but still I love statistical thermodynamics. Okay, so that is a different thing. Okay, तो हम अब शुरू करेंगे काइनेटिक्स के लिए लेकर. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अब काइनेटिक्स. तो काइनेटिक्स सोचो, फर्स्ट जो इक्वेशन है ए टू पी दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड. ओके, तो फर्स्ट हम जाएंगे, सोचो एज फॉर एग्जाम्पल दे आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हैविंग नो वैल्यू हेयर. सपोज एक होता है ए से पी होता है. ठीक है, तो एक होता है कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, ए के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा होता है ए के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. जब ए के कॉन्सेंट्रेशन का सोचो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, राइट. ए के कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है. अगर डिपेंड ना करे तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर. अगर डिपेंड करे तो वहाँ पर पावर आएगा. अगर ए टू द पावर 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर ए टू द पावर 2 हो तो सेकेंड ऑर्डर, ए टू द पावर 3 हो तो थर्ड ऑर्डर. तो दैट मीन्स ए का जो पावर होगा वो ही होगा ऑर्डर. ठीक है, पर अगर इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर डिपेंड ही ना हो तो तब क्या होगा, जीरो ऑर्डर. क्लियर? मतलब आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर डिपेंड ना ही करे तो तब आप बोलोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर डिपेंड करता है तो ऑन दैट केस यू हैव टू सी द पावर. उसका अगर एक पावर हो तो वो ऑब्वियसली दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, अगर 2 पावर हो तो सेकेंड ऑर्डर. ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ही रिएक्टेंट. आपका 2, 3, 4 रिएक्टेंट अगर हो तो आपको 2, 3, 4 रिएक्टेंट को ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा. अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन के सोचो एज फॉर एग्जांपल ए बी सी तीनों आपका रिएक्टेंट है. ठीक है, दिस ए एंड बी एंड सी आर 3 आर द रिएक्टेंट्स. सो इन व्हिच रिएक्शन द 3 A, B, C, none of the concentration that should be important. So on that case, obviously that is goes to zero order reaction. But suppose in A, B, C, either A, either B और either C कोई एक का concentration पावर एक है. ठीक है, तो तब आपका फर्स्ट ऑर्डर. सोचो ये जो तीनों है, तीनों जो रिएक्टेंट है उसका सम अप करोगे. ऑर्डर उसका जो पावर होता है उसका पावर सम अप करना, क्योंकि आप जानते हो पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो तो सम अप होता है पावर, राइट. तो पावर जो सम अप वाला जो पावर होगा वो भी अगर एक हो तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर 2 हो तो सेकेंड ऑर्डर होगा, 3 हो तो थर्ड ऑर्डर होगा. ठीक है, हम बोलेंगे कैसे बोलेंगे देखो. आई थिंक वैकेंट स्पेस है या नहीं है, यहाँ पर है, पर यहाँ पर सोचो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ए से आपका पी हो रहा है. एक होता है डी ए बाई डी टी, दैट इज सोचो एज फॉर एग्जांपल दैट इज बेसिकली रेट, दैट इज नेदर डिपेंड ऑन के. ए जीरो, ए टू दी पावर जीरो मतलब क्या होता है, किसी के पावर जीरो होता है, जीरो होना मतलब 1 होना, तो माइनस के. ठीक है,
ठीक है, समझा? तो आपका ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब बोलोगे यहाँ पर माइनस क्यों आया मैडम? माइनस आया इसलिए क्योंकि ये जो डी ए बाई डी टी है ये आपका रिएक्टेंट के बेस करके आप बोल रहे हो, ठीक है। जब भी आपका रिएक्टेंट के ऊपर बेस्ड ऑन आप कोई रेट कांस्टेंट को लगाओगे तो तब माइनस आएगा। पर यही चीज़ अगर प्रोडक्ट के वजह से अगर लगाओ, जैसे डी पी बाई डी टी होता है, तो तब आपका प्लस हो जाएगा कि ए जीरो, सिमिलरली ए टू द पावर जीरो होगा प्लस के इंटू वन, मतलब प्लस के होगा। तो यहाँ पर क्या समझा? एक समझा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर आप रेट लॉ डिटरमाइन करो तो वहाँ पर माइनस आएगा इन फ्रंट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर आपका प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में करो तो उसके पहले प्लस आएगा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस दैट इज इफ द कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो, और इफ द कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो मतलब क्या है, किसी के ऊपर जीरो मतलब दैट इज अल्टीमेटली वन। ओके, तो अल्टीमेटली दैट इज दिस रेट लॉ, दिस rate of the reaction does not depend on the concentration of reactant, ठीक है। अगर आपका ए बी सी भी दे दो टू प्रोडक्ट, तब भी अगर आपका जो रेट होता है, सोचो एज पर एग्जाम्पल रेट ऑफ डी ए बाई डी टी ना दो, आर ही दो रेट, तो आपका क्या होगा कि ए टू द पावर जीरो, बी टू द पावर जीरो एंड सी टू द पावर जीरो, मतलब किसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर रहा है। So that means zero order reaction. Okay, that means zero order reaction. Okay, तो अब हम पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही पढ़ेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ये आपका ये सब देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब आई थिंक फ्रेश है। ओके ओके, अब देखो ये आपका इक्वेशन होता है जहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ए नहीं है, मतलब वही बोला ना, ए टू द पावर जीरो होता है दैट इज इक्वल टू वन, तो अल्टीमेटली माइनस के ही होगा, ठीक है। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करो तो तब अब आपका आएगा दिस इक्वेशन। इस एक को हम बोलेंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम बोलेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका रेट कांस्टेंट इज द टाइम। ओके, क्लियर? तो दैट इज फॉर होल ओवर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपका फर्स्ट इक्वेशन ऐसा होता है, इसको इंटीग्रेशन करो तो ऐसा होगा, ए इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ए जीरो इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के वन इज द रेट एंड टी इज द टाइम। क्लियर? आई थिंक क्लियर। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो अब आप जीरो ऑर्डर में ही देखोगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम जब करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे वाई एक्सिस, टाइम इज द एक्स एक्सिस, देयर कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़ता चल रहा है पर कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड। ओके, तो मतलब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर होल ओवर द रेट डिपेंड नहीं कर रहा है इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। नाउ ये तो बात है, तो ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, पर टाइम के साथ साथ आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है, ये तो बात है, रेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज राइट। ओके, दैट इज ओके। अगर आपके रेट के रेस्पेक्ट में करो तो दैट इज राइट। ओके, बट ऑब्वियसली अगर रेट को छोड़ो तो आपका प्रैक्टिकली आप क्या जानते हो, आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। रेट के ऊपर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर आपका रेट को अगर आप इग्नोर करो तो आपका स्लोली हो, फास्टली हो, जो भी हो, आपका 1 सेकंड लगे या 10 सेकंड लगे या फिर आपका 12 सेकंड लगे, जो भी हो, आपका रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो समय के साथ साथ घटता जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। देखो एक बात बोल रही हूँ, एक बात है क्या आपका, मैं क्या बोला कि रेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का कोई यहाँ पर डिपेंडेंस नहीं है। मतलब क्या है, सोचो एज फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन बोलते हैं ना, रेट डबल कर देते हैं, रेट ट्रिपल कर देते हैं, रेट 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर आपका टाइम वैसे 4 मल्टीप्लाई करे तो वैसे चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज जो होगा वो
टाइम के और कॉन्सेंट्रेशन में कोई रिलेशन नहीं करके होगा, ठीक है, वो घटेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, पर आप रिएक्टेंट इनपुट कर दो और रेट बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब रेट के ऊपर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा क्योंकि प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन घटेगा इसलिए तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट, पर वो आपका जो रिएक्शन रेट है उसको बढ़ाया क्या बोले, रेट इंक्रीज भी नहीं करेगा, रेट डिक्रीज भी नहीं करेगा, ठीक है, उसका कोई डायरेक्ट रोल ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो रिएक्टेंट होगा, अगर C इज़ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो देन C0 इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट शुड बी माइनस K0T, क्योंकि रिएक्टेंट के टाइम में आपका यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन घटता चलेगा। प्रोडक्ट में वही चीज़ प्लस होगा क्योंकि जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट नॉर्मली प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, ओके, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट हो रहा है। आप बोलोगे रिएजेंट तो मैं यूज़ कर रही हूँ, पर रिएजेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता है यार, जो रिएजेंट होता है उसका ज़्यादा रोल नहीं होता है, इधर वो एक कन्वर्शन करता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ऑस्मियम टेट्रोक्साइड क्या करेगा, डबल बॉन्ड से डाइऑल प्रोड्यूस करेगा, थोड़ा बहुत चेंज क्या होगा, हाँ, जो अनसैचुरेटेड पार्ट था वो सैचुरेटेड हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड की जगह में 2 OH आ जाएगा, पर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए रिएजेंट का ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अच्छा खासा एक एग्जाम्पल बोलो क्या होना चाहिए। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शन। कुछ कुछ चेन रिएक्शन, कुछ कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पर सिर्फ आपका आई एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपका फोटोकेमिकल एनर्जी यूज़ होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, कोई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो इनिशिएशन वाला जो स्टेप होता है जहाँ पर सिर्फ आई एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब्ड एनर्जी is most important but concentration is not important, on that case this is the zero order reaction, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अच्छा चीज़ है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। आप जानते हो रेडियो एक्टिविटी डीके क्या होता है, dN/dt दैट इज प्रोपोर्शनल टू n माइनस dN/dt प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट इज लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट। आपका जो यूरेनियम, रेडियम, पोलिनियम होता है उसका कुछ खास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज को रेडियो एक्टिविटी, वो रेडिएशन देता है, तो बाहर से आ जाता है रेडियो एक्टिविटी डीके। ये जो आपका इक्वेशन है ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, अच्छा बात है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर इक्वेशन आता है ऐसा आता है, ये आपका KR बोला गया है, के भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आप इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, ऐसे इंटीग्रेशन करो तो फिर ऐसा आएगा, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है। दिस इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सपोज आपका 2 टाइप का रिएक्टेंट आप यूज़ किया, 2 टाइप का, एक A एक B, ठीक है, तब उसका सेकेंड ऑर्डर क्या हो सकता है बोलो। एक तो हो सकता है A + B, यहाँ से P A हो सकता है, दूसरा हो सकता है 2A से आपका P, ऐसा हो सकता है, मतलब दो मोल रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है या फिर A + B से आपका प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है। जहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेट इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअली कोफिशिएंट के साथ रिलेटेड नहीं होता है, पर रेट के साथ रिलेटेड होता है। यहाँ पर रेट होना चाहिए रेट इक्वल टू दैट इज KAB, और अगर आपका A से P हो तो तब यहाँ पर होना चाहिए R = KA उसका स्क्वायर, तभी हम बोलेंगे दिस इज ऑल्सो सेकेंड
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर एक्चुअली जो कोफिशिएंट वाला चीज़ है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड होता है पावर के ऊपर। अगर एक ही रिएक्टेंट हो पर उसका पावर उसका पावर अगर 2 हो तब भी वो आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हो। दूसरा होता है ए प्लस बी से प्रोडक्ट हो रहा है, जहाँ पर ए और बी दोनों के ऊपर 1 पावर रहेगा और दोनों के ऊपर आपका रेट डिपेंड करेगा, तो उसको भी हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इक्वेशन होता है ऐसा 1/a माइनस बी। एक्चुअली दिस a माइनस बी कहाँ से आता है, यहाँ पर एक a कोफिशिएंट होगा, पर एक b कोफिशिएंट होगा, दैट्स इट। ओके, और x होता है जितना आपका रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, जैसे ऐसा होता है a प्लस बी, यहाँ से आपका प्रोडक्ट होगा, तो पहले 0 होगा, सॉरी 0 बोला, 0 नहीं होगा, पहले सोचो x होगा 0 होगा, अब क्या होगा, x होगा, ये भी नहीं ठीक बोला, ये भी ठीक नहीं बोला, ये आपका a होगा, ये आपका b होगा, कोफिशिएंट होगा, पहला वाला चीज़ जो होगा कोफिशिएंट होगा, एकदम टाइम 0 जब है तब p होगा 0। ठीक है, इसका कोफिशिएंट a ही रहेगा, इसका कोफिशिएंट b रहेगा, तो t = 0 में a घटेगा नहीं, b घटेगा नहीं, और यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो 0 होगा। ठीक है, अब जब टाइम चल रहा है t टाइम सपोज, तब यहाँ पर कुछ एक्सटेंट में आपका a घटेगा, कुछ एक्सटेंट में b घटेगा, और यहाँ पर सेम अमाउंट तक यहाँ पर 2x प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन। यहाँ से आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाता है कि b माइनस a इंटू टी लॉन a इंटू b माइनस एक्स, b इंटू a माइनस एक्स। यहाँ से दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, ये इक्वेशन भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो कैसे कैसे होता है, वो हर टेक्स्ट बुक में है। जितना आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बुक है वहाँ पर देखना, वहाँ पर आपका नॉर्मल कैसे आया है, उससे इंटीग्रेशन करके कैसे आया, उससे एक्सपोनेंशियल करके कैसे आया, सब कुछ लिखा हुआ है। पर वो सब चीज़ अगर आपको अब मैं पढ़ाऊँ तो वो दैट शुड बी गोज टू MSc। CSIR नेट गेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, शॉर्ट में आपको बोलना, आपको अगर मैं बोलूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, CSIR नेट जो अब दिसंबर वाला है वो जल्दी आएगा और वो बहुत और भी ज़्यादा एडवांस होगा, तो इसलिए मुझे जितना हो सके शॉर्ट में आपको समझाना है। ठीक है, अगर और इससे ज़्यादा समझना है तो उसके लिए हम अलग सा सेशन करके वहाँ पर MSc जैसा डेरिवेशन कर करके समझा देंगे। ठीक है, तो दैट ऑल्सो भी आई कैन अवेलेबल। ओके ओके, नेक्स्ट वन, अगर आप गैप प्लॉट करो, पिछले वाला का ही अगर आप गैप प्लॉट करो इसका, तो क्या होगा, इसका ना किसका, ओके इसका तो सोचो दिस इज y। ओके, this K2 is M and T is X and there must be 0, this is goes to C। ऐसे होता है ना, y equal to mx plus c, y equal to mx plus c, m is the slope that should be K2 and c is the intercept that should be equal to 0। okay, तो अब y versus x का, okay, x is the t here। ओके, ये आपका x एक्सिस होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ देखो, ये वाला चीज़ y। ठीक है, दिस t इज द x एक्सिस, दिस t इज द x एक्सिस एंड स्लोप शुड बी -K2। इंटरसेप्ट, आप इंटरसेप्ट देख पा रहे हो, इंटरसेप्ट कैसे होता है, सोचो एज फॉर दिस इज इंटरसेप्ट I
और दिस इज इंटरसेप्ट आई। तो ऐसे ऐसे इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पर ऐसे इंटरसेप्ट नहीं गया, ये आपका 0 0 से गया, तो आपका इंटरसेप्ट इक्वल टू ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, आप जब भी देखोगे 0 0 से कुछ पास हो रहा है मतलब इंटरसेप्ट आपका 0 है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सोचो एक ही जैसा रिएजेंट आप यूज़ किया। ठीक है, तो वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ पर वैसे ही मैंने बोला 2a से 20 सोचो, यहाँ पर a है। ठीक है, इस 2a को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एक ही जैसा रिएजेंट दिस, तो यहाँ पर भी a होगा, यहाँ पर 0 होगा एट t इक्वल टू 0 में। अब t इक्वल टू t होगा तो यहाँ पर a माइनस एक्स होगा, a माइनस एक्स होगा, ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका होता है। तो आपका ऐसा होगा, इसको इंटीग्रेशन करना तो ऐसे आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। अब इसका जो ग्राफ होता है ऐसे ग्राफ होता है, यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल नहीं, इसको आप बोलेंगे थोड़ा पैराबोलिक ग्राफ आ जाता है। ठीक है, ऐसा आप जब देखोगे, सपोज इस पर y इक्वल टू पैराबोलिक ग्राफ कैसा होता है, ओके ये पैराबोलिक नहीं है, थोड़ा हाइपरबोलिक पैराबोलिक ही ग्राफ है। ठीक है, ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब थर्ड ऑर्डर सोचो, एज फॉर एग्जाम्पल a प्लस ए यहाँ से प्रोडक्ट हो रहा है। इनिशियल t इक्वल टू जब 0 होगा तब क्या होगा, a होगा, a होगा, a होगा, 0 होगा। अब t इक्वल टू t होगा तो a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स होगा। ठीक है, और a जो 0 है वो हो जाएगा 3x। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आया k3 a माइनस एक्स, इसका क्यूब। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई हुआ, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, मतलब क्या है, रेट इक्वल टू k3 a इंटू ए। तो हर 3a का क्या है, a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स का क्यूब। ओके, उसको इंटीग्रेशन करना तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन करके आपका रेट कांस्टेंट ऐसा मिलेगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट k3 इक्वल टू 1/2t, दैट इज 1/a माइनस एक्स, उसका होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब t half means what, that is the half life, the time required for the reaction to be half completed। half why, just half। जैसे होता है ना, इंटरवल होता है ना, हम लोग का जो फिल्म हम देखते हैं कभी कभी ना, मैं बहुत साल तक मैं मूवी नहीं देखा, बहुत साल तक मैंने सिनेमा हॉल नहीं गया। लास्ट जब गया था तब आई थिंक 6-7 में पढ़ा था आई थिंक, तो बहुत साल हो गया मैंने मूवी नहीं देखा और सिनेमा हॉल में नहीं गया। पर अगर आप सिनेमा हॉल में जाओगे, आप देखना एक इंटरवल होता है, ठीक, मिडिल में एक इंटरवल होता है। ठीक है, मुझे पता नहीं अब होता है या नहीं होता है, पर हम लोग के टाइम में होता था कि एक मूवी देखो तो मूवी का ठीक हाफ दिखा के उसके बाद एक इंटरवल हो जाता है, उसके बाद फिर से बाकी हाफ दिखा जाता है। ठीक है, इक्वली हाफ होता है ऑलमोस्ट। तो वैसे कोई रिएक्शन का ठीक हाफ जब होगा, उस हाफ का टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं टी हाफ। ओके, तो टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ का सब ऑर्डर का टी हाफ होता है, याद रखना। उसका एक जनरल फार्मूला होता है, वो मैं करवा दूंगा, पर टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर से बहुत क्वेश्चन आता है। तो दैट्स वाई दिस k1 कॉन्स्टेंट इक्वल टू दिस, तो टी हाफ इक्वल टू दिस होगा। और इसकी जगह में आप ऐसे भी लिख सकते हो ln 2/k1, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ln 2 मतलब 0.693, ln 2 का अगर आप कैलकुलेशन करो तो वो 0.693 होगा। ठीक है, जैसे √2 का वैल्यू 1.414 होता है,
√3 का वैल्यू 1.732 होता है, पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है और 22/7 होता है। वैसे ln 2 का वैल्यू 0.693 होता है। जो मैथमेटिक्स में अच्छा है तो वो तो जानेगा। अब देखो ऑर्डर डिटरमाइन करने का मेथड है। सोचो एज फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है जो आपका रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है, तो आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट वन दैट इज रेट एक्सप्रेशन। आपको सपोज 2 रेट प्रोवाइड किया है और 2 कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड किया है। आप सिंपल आप रेशियो बाहर करो। जब रेशियो बाहर करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ये जो पावर वाला टर्म वो यहाँ पर आ जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद उस पावर को आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ रेशियो बाहर करना है। रेशियो बाहर करने के बाद लॉगरिदम लेना है। लॉगरिदम लेने के बाद आपका पावर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट में आ जाएगा। तो उस पावर को आप डिटरमाइन कर सकते हो इजीली। ओके, तो ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, अगर पावर सेम ना हो तो क्या होगा, पावर सेम ना हो तो तब आपको थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप कैलकुलेशन कर पाओगे। वैसा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओ। ओके, नेक्स्ट, अब स्लोप क्या होना चाहिए। ये स्लोप वाला ये चीज़ हम अलग सा चीज़ है। अब देखो, अब स्लोप बाहर करोगे तो सोचो दिस इज बेसिकली y, तो दिस n इज बेसिकली m। ये जो चीज़ है ये आपका है x और उसके साथ वाला जो कांस्टेंट है दैट शुड बी 0। जो इंटरसेप्ट है दिस इज c, दैट शुड बी 0। इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 है। तो y इज ln r1/r2, n ln c1 c2। अगर आप x सोचो तो x के पास में क्या होता है, x के पास m होता है, तो n इज द m। ओके, और यहाँ पर 0 है, सोचो कुछ नहीं है मतलब 0 है, समेशन 0 है, समेशन 0 है। प्लस के बाद अगर सोचो एज पर एग्जांपल जैसे मल्टीप्लिकेशन, कोई भी सोचो एज पर एग्जांपल आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या दिखेगा, मल्टीप्लाई बाई 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो नंबर वही आएगा, ठीक है। तो आप जितना आपको लगे उतना आप मल्टीप्लाई इंटू 1 कर सकते हो, पर अल्टीमेटली जितना टाइम ही आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ना, आपका अल्टीमेटली वो नंबर ही फिर से आ जाएगा। वैसे समेशन करो तो जितना 0 आप सम अप करो ना, अल्टीमेटली आपका जो नंबर वो ही आएगा। तो 0 and 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन डिविजन, दिस 1 इज आइडेंटिटी and 0 is also in summation and माइनस एंड प्लस बोथ केसेस में आपका 0 इज ऑल्सो आइडेंटिटी, जो जिसके लिए आपका नंबर का कोई चेंज नहीं होता है। आपके 1 के लिए आपका 1 का मल्टीप्लिकेशन करो, 1 का डिविजन करो, अल्टीमेटली नंबर का कुछ चेंज नहीं होता है। और 0 का प्लस करो, 0 का माइनस करो तो फिर भी आपका प्लस और माइनस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर प्लस एंड माइनस 0 इज द आइडेंटिटी एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन दैट इज 1 इज द आइडेंटिटी। रिवर्स मत करना, 1 को सम अप करोगे या फिर माइनस प्लस करोगे तो आपका नंबर चेंज होगा, और 0 को अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिविजन करो तो आपका तो अल्टीमेटली इधर आपका इन्फिनिटी आएगा और आपका 0 आएगा, नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ऑपोजिट मत करना। 0 आइडेंटिटी होता है फॉर 0 आइडेंटिटी होता है फॉर समेशन एंड माइनस एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके, 1 के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में चेंज नहीं होता है और 0 के लिए प्लस एंड माइनस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्लस नहीं है मतलब 0 प्लस है, तो इसको ही हम क्या करेंगे ऐसे दिखाएंगे। ln r इज द रेट कांस्टेंट। आपका जो यहाँ पर ln r1 r2 है इसको आप ln r भी बोल सकते हो, ओवरऑल r, एंड ln c1/c2 की जगह में आप ln c भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ln c है। यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप होगा n। इंटरसेप्ट सोच लो आपका कोई कांस्टेंट भी हो सकता है कभी। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट 0 है, पर कहीं पर आपका कांस्टेंट आ सकता है कि कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट 0 हो तो आपका यहाँ से आ जाएगा, अगर कांस्टेंट 0 हो तो यहाँ से
जाएगा। अगर कांस्टेंट ऐसा कुछ हो तो यहाँ पर कुछ इंटरसेप्ट रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट आई थिंक, उसके बाद नहीं है। तो द यूज ऑफ इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन आपका सेकेंड मेथड है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ये आपका बुक से लिया प्रोवाइड किया है, दैट इज़ मैंने बुक से लिया है, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस थोड़ा दे दूँ तो आपको ये जो चीज़ है इसमें थोड़ा विश्वास आएगा कि यस दिस इज़ द करेक्ट ऑल्सो मेथड। तो देखो आपका यूज़ ऑफ इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन क्या बोला गया है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड एदर एनालिटिकल और ग्राफिकली। ऑब्वियसली एनालिटिकल ग्राफिकली यूज होता है। In the analytical method, we assume certain order for the reaction and calculate the rate constant from the given data. Given data से हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। The constancy for the k value obtained suggests that the assumed order is correct if the k values obtained are not constant. Assume defined order for the reaction and again calculate the k value. यहाँ होता है ना ट्रायल एंड एरर, एक के वैल्यू हम ऐसे डिटरमाइन करें तो वो नहीं होगा, वो नहीं सूटेबल हुआ तो दूसरा करेंगे। सोचो एज फॉर एग्जांपल वैल्यू लेकर हम पहले जीरो ऑर्डर चेक करेंगे, उसके बाद जीरो ऑर्डर नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर, उसके वो नहीं हुआ तो सेकंड ऑर्डर, ऐसे भी हम कर सकते हैं। In the graphical method, if the plot C ln C versus T is the straight line, the reaction is the first order. ठीक है, गैप करके भी आप बोल सकते हो। अगर आपका ln C और T आप प्लॉट करो y एंड x एक्सिस, तब अगर स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी इंटरसेप्ट ना हो, तो देन दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर इंटीग्रेटेड एक्शन फॉर द सेकंड ऑर्डर कैन बी यूटिलाइज ग्राफिकली टू ascertain if the reaction is second order and so on. ग्राफिकली आपका सेकंड ऑर्डर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, आप वैल्यू पुट करोगे, देखना उस वैल्यू का कैलकुलेशन करोगे, आपका ऑर्डर पता लग जाएगा। ठीक है, ग्राफिकली करो या फिर एनालिटिकली करो, अल्टीमेटली आपका वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है हाफ लाइफ मेथड, जहाँ पर क्या होता है आपका हाफ लाइफ का ऐसा एक फॉर्मूला आप देख रहे हो, पावर से आपका लॉगरिदम लेना ना, आपका पावर जो ऑर्डर होता है वो आप ऐसे पा लोगे। ठीक है, दिस मेथड इज सजेस्टेड बाय व्हाट, ऑसवाल्ड। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं होता है पर एमएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ये बोला है, ये बोला है ऑसवाल्ड ने। ऑसवाल्ड का एक होता है हाफ लाइफ मेथड और दूसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेशली कंडक्टेंस में। ठीक है, तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत क्वेश्चन आता है और यहाँ पर याद रख सकते हो कि ऑसवाल्ड ने ये भी बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन टू डिफाइन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ एन। अल्टीमेटली आप ऐसे एन का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मेथड है। वन इज आपको रेशियो बाहर करना है, रेट एक्सप्रेशन का रेशियो बाहर करोगे, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। दूसरा होता है आपका इंटीग्रल मेथड, वो उतना ईजी नहीं है। उसके बाद मॉडरेटली ईजी होता है हाफ लाइफ मेथड, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक मेथड हो सकता है आपका, जो याद रखना, आपका जो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, कहाँ पर वैकेंट, यहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। एक कोई भी यूनिट का क्या होता है, यूनिट होता है रेट का, कोई भी रेट का एक जनरल यूनिट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोल पर लीटर की जगह में आप सेंटीमीटर क्यूब भी बैठा सकते हो, ऐसे भी बैठा सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर जो यूनिट अगर प्रोवाइड करवा दे जाए तो वहाँ पर आप इसको इक्वल करके इनका वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। सोचो एज फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका मोल टू दी पावर 2 सपोज लीटर टू दी पावर -2 एंड सेकेंड इनवर्स, तब आप क्या करोगे, मोल और लीटर को एक साथ ले लो, मोल पर लीटर को, तो ये आपका क्या होगा, 2 होगा सेकेंड इनवर्स, राइट। तो इसको आप इक्वल करना, कैसे इक्वल करोगे, मोल पर लीटर टू दी पावर, आपका मोल है 2 इक्वल टू मोल, अरे यार हाँ, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस एन। तब क्या होगा, जो पावर ये जो दोनों चीज़ सेम है, आप क्या जानते हो कि आपका 2 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर x, हम बोल सकते हैं ना x इक्वल टू 2।
ओह अच्छा ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना, 2^2 इक्वल टू पावर x, तो x इक्वल टू 2 सेम है, मतलब अल्टीमेटली उसका पावर भी सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ सेम है, तो ऑब्वियसली इस दोनों चीज़ आपका क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि स्पेस लगेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इस दोनों से हम बोल सकते हैं कि 2 इक्वल टू 1 माइनस n, तो 2 माइनस 1 माइनस n होगा, n इक्वल टू -1। यहाँ पर फ्रैक्शनल आया, फ्रैक्शनल नहीं आता है ज़्यादातर, सॉरी नेगेटिव आया, नहीं नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ये हम हटा देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन गैदर होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव ज़्यादातर केस में नहीं होता है, अगर यार भी हो सकता है, हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, पर फ्रैक्शनल होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक यू आर आपको बहुत कुछ समझ में आया, उसके बाद हम नेक्स्ट बोलेंगे। ठीक, सो थैंक यू सो मच।